नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आ गया है आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस, यानी जिनका पेपर रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का, उनके लिए समरी यानी यूनिट वाइज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जहां पर आपका पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा एक साथ। सो बस आपको पढ़ना है, यानी कॉन्क्लूड कंसेप्ट एक नजर में सिलेक्शन वाली तैयारी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और अगर आज की क्लास की हम बात करें तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट जो हमारा पेपर 4 है, मॉड्यूल ए हम लोग समरी स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉड्यूल ए में जो पहली यूनिट है हमारी, उस यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो यूनिट है रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन की है। चलिए, तो रिटेल बैंकिंग सबसे पहले समझेंगे क्या होता है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर टू द इंडिविजुअल, यानी वो बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो किसी व्यक्ति विशेष को ऑफर किए जाते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं, जहां पर एंटरप्राइज की बात नहीं की जाती, वो रिटेल बैंकिंग है। सपोज जैसे मैं अगर अकेला एक कस्टमर हूं, या मैं जो सर्विस लेता हूं, या आप जो सर्विस लेते हैं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन बैंक के पास जाता है और बैंक से जो बैंकिंग की सर्विसेज या प्रोडक्ट लेता है, वो पार्ट रिटेल बैंकिंग का होता है। किसका होता है? रिटेल बैंकिंग। तो बिल्कुल आसान शब्दों में रिटेल बैंकिंग रिफर्स करता है उन प्रोविजंस को, बैंकिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को, जो कि किसको ऑफर किए जाते हैं? इंडिविजुअल कस्टमर को। किसको ऑफर किए जाते हैं दोस्तों? इंडिविजुअल कस्टमर को। किसको ऑफर किए जाते हैं? इंडिविजुअल कस्टमर्स को। टिपिकली फॉर नॉन एंटरप्रेन्योरल पर्पसेस। तो जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर को जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर किया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? रिटेल बैंकिंग। ठीक है। ऑन द लाइबिलिटी साइड बैंक हैज जनरली बीन रिटेल। जब भी लाइबिलिटी साइड की बात करेंगे तो बैंक जनरली किसकी बात करता है? रिटेल की। और लाइबिलिटी में वो प्रोडक्ट आते हैं जहां से बैंक अपने लिए फंड को क्या करता है? जनरेट करता है। तो ऑन द लाइबिलिटी साइड बैंकिंग हैज जनरली बीन रिटेल, दैट इज बैंक हैव रेज रिसोर्सेज प्राइमरली फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ रिटेल डिपॉजिटर्स। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जो लाइबिलिटी साइड होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जो बैंक की अगर बैलेंस शीट देखें तो लाइबिलिटी में जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर से, लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स। यानी हम और आप जो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, हम लोग क्या कहलाते हैं? डिपॉजिटर। और जो भी पैसा हम बैंक को देते हैं वो बैंक की क्या होती है? लाइबिलिटी। क्या होती है दोस्तों? लाइबिलिटी। इसी प्रकार एसेट साइड अगर हम डिस्कस करें तो बैंक फोकस करता है हम हमें आपको, हम सभी प्रकार के जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो लोन प्रोवाइड करने में। सो इन एसेट साइड ऑल्सो द फोकस has been on lending to the large number of customers with low ticket size। लो टिकट साइज का मतलब ऐसे लोन जो कम अमाउंट के हैं, जैसे 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये लो टिकट साइज अमाउंट होते हैं। और ये रिटेल बैंक में जो हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, वो रिटेल लोन कहलाता है। जैसे अगर मुझे होम लोन की रिक्वायरमेंट है तो मैं बैंक से होम लोन ले लूंगा। आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो आप एजुकेशन लोन ले लोगे। किसी को ऑटो लोन चाहिए वो ऑटो लोन ले लेगा। सो लो टिकट साइज के जो लोन इंडिविजुअल कस्टमर्स को बैंक प्रोवाइड करता है, वो बैंक एसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसेट्स। तो यहां पे बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग समझ पाए हैं, क्या समझ पाए हैं? कि जो बैंक है, बैंक के पास दो साइड होती है। एक होती है लाइबिलिटी साइड। क्या होती है? लाइबिलिटी साइड। एक होती है लाइबिलिटी साइड। एक क्या होती है? लाइबिलिटी साइड। ठीक है। और एक क्या होती है? एसेट साइड। क्या होती है? एसेट साइड, है ना। एक होती है एसेट साइड। अब लाइबिलिटी साइड में जो हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिटर्स, है ना, डिपॉजिटर्स जो पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिटर्स जो भी अमाउंट क्या करते हैं? डिपॉजिट। ये पैसा किस में काउंट होता है? लाइबिलिटी में। ठीक। और एसेट साइड, बैंक जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? बैंक जो हमें लोन प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, वो किस में काउंट हो जाता है? एसेट्स में। किस में काउंट हो जाता है दोस्तों? एसेट्स में। ये पॉइंट समझ में आया होगा बिल्कुल आसान शब्दों में। नाउ आगे बढ़ते हैं। So the mass retail banking is the stage in which the bank provide standardized banking product and services to its customer। तो जो मास रिटेल बैंकिंग है उसका मतलब क्या है? मास माने होता है भीड़। क्या होता है? भीड़। तो ये वो स्टेज होती है जहां पर बैंक प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। तो मास रिटेल बैंकिंग में अपने कस्टमर्स को बैंक जो भी रिटेल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको काउंट किया जाता है। In this phase, the bank attempt to build a sufficiently broad customer base which can serve a stable source of funding। तो यहां पर
जब मास रिटेल बैंकिंग की बात होती है तो बैंक के पास बहुत सारे एक लार्ज कस्टमर बेस होता है और इन लार्ज कस्टमर बेस से एक स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग बैंक के पास रेगुलर बेसिस पे आ रही होती है। दूसरा होता है क्लास, क्या होता है क्लास रिटेल बैंकिंग। और क्लास रिटेल बैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये वो स्टेज है जहां पर बैंक कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर करता है या सर्विस ऑफर करता है किसको, नीज कस्टमर सेगमेंट को, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को या जो रिच लोग हैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बिल्कुल आसान शब्दों में हमने क्या समझा कि जो रिटेल बैंकिंग है, जो रिटेल बैंकिंग है दोस्तों, ये दो प्रकार से प्रोवाइड करता है। एक मास रिटेल बैंकिंग, एक होती है मास रिटेल बैंकिंग और दूसरी होती है क्लास रिटेल बैंकिंग। क्या होती है, क्लास रिटेल बैंकिंग, है ना। तो रिटेल बैंकिंग, अब देखो क्लास में कौन आ जाता है, रिच कस्टमर्स। कौन से आ जाते हैं, रिच कस्टमर्स। आसान से समझ लेते हैं, रिच कस्टमर्स आ जाते हैं और इनको जो प्रोडक्ट दिया जाता है वो कैसा होता है, कस्टमाइज। कैसा होता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट, है ना। इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। फिर होता है मास रिटेल बैंकिंग, जहां पे हम आप सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ पे जो कस्टमर बेस होता है वो लार्ज कस्टमर बेस होता है। कैसा होता है, लार्ज कस्टमर बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज्ड जो भी प्रोडक्ट होंगे, स्टैंडर्डाइज जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं, उनको ऑफर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप ये पॉइंट बिल्कुल आसानी से आसान शब्दों में समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बताया गया है मास रिटेल बैंकिंग को, जो बैंकिंग है वो दो प्रकार से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दूसरा कंपनीज को, फर्म को। अब देखिए, जो इंडिविजुअल को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वहां पे एक तो रिटेल कस्टमर्स होंगे जैसे हम और आप, दूसरा इंटरप्रेन्योरल कस्टमर भी होते हैं। जो रिटेल कस्टमर होते हैं वहां पे एक तो भीड़, जहां पे कॉमन पीपल आ जाते हैं, हम आप जैसे लोग, और दूसरा हो जाते हैं क्लास रिटेल। क्लास में कौन आ जाता है, जो पैसे वाले हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। और इंटरप्रेन्योरल कंडीशन में भी यहाँ पे जो इंडिविजुअल एमएसएमई बिजनेस, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लेके चल रहे इंडिविजुअल्स हैं, जो उनकी बात हो रही है, और एग्रीकल्चर से जुड़े इंडिविजुअल हैं। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग दो प्रकार के लोगों को प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले मास रिटेल बैंकिंग, जहां पे भीड़ आ जाती है, मास रिटेल बैंकिंग। और दूसरी जो रिटेल बैंकिंग होती है वो दोस्तों क्या होती है, क्लास रिटेल बैंकिंग। क्या होती है, क्लास रिटेल बैंकिंग, है ना। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस किस को रिटेल बैंकिंग के तहत सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये पता है कि एक तो मास रिटेल बैंकिंग, दूसरा क्लास। इसके बाद एग्रीकल्चर में भी प्रोवाइड की जाती है और स्मॉल एंटरप्राइजेस में भी ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जहां पे एमएसएमई इंडिविजुअल्स की बात होती है। वहीं जब फर्म की बात होगी तो जो बड़ी एमएसएमईज होंगी, कंपनीज और होलसेलर्स होंगे, उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब रिटेल बैंकिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, जब हम रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे तो रिटेल बैंकिंग ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग। किस नाम से जानेंगे, कंज्यूमर बैंकिंग या पर्सनल बैंकिंग। कंज्यूमर बैंकिंग या पर्सनल बैंकिंग। तो याद रखिएगा, रिटेल बैंकिंग के आगे तीन वर्ड, एक तो इंडिविजुअल, कौन सा वर्ड, इंडिविजुअल वर्ड, एक तो ये लग जाए, दूसरा कंज्यूमर लग जाए, क्या लग जाए, कंज्यूमर लग जाए, और तीसरा क्या लग जाए, पर्सनल, क्या लग जाए, पर्सनल। तो आप समझ जाएगा कि रिटेल बैंकिंग की बात हो रही है और ये स्टेटमेंट रिटेल बैंकिंग को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, रिटेल बैंकिंग इज अ वे individual consumer to manage their money have access to the credit, deposit their money in a secured manner। तो सिंपल सी बात है, सपोज मेरा अकाउंट बैंक के पास है, बैंक से मैं सर्विस ले रहा, आई एम इंडिविजुअल कस्टमर, सो जो भी बैंक मेरे साथ बैंकिंग कर रहा वो सब क्या है, रिटेल बैंकिंग है। अब रिटेल बैंकिंग में मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात, अगर मेरे पास एक्सेस अमाउंट है तो मैं बैंक में जमा कर दूंगा, और अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं बैंक से जाके लोन ले लूंगा। यही तो रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अब रिटेल बैंकिंग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस ऑफर्स इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मॉर्गेज, पर्सनल लोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये सब सर्विस हम लोग
बैंक से ले सकते हैं। सो ऑल दीज आर द रिटेल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, रिटेल बैंक कैन बी लोकल कम्युनिटी बैंक। आपने देखा होगा एक जो बैंक है उसकी एक ब्रांच आपके लोकल एरिया में खुली है, सो वो आपको एज अ लोकल कम्युनिटी बैंक की तरह काम करता है। और आज बैंक डिजिटल एज में एंट्री कर गए हैं, और वहां पर अगर आप देखोगे तो बैंक जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी इन द डिजिटल एज मैनी फिनटेक कंपनीज कैन प्रोवाइड ऑल ऑफ द सेम सर्विसेज एज रिटेल बैंक थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन। तो जो डिजिटल एज के आ जाने से, बैंक ने किसके साथ टाई अप कर लिया? बैंक ने टाई अप किया किसके साथ? बैंक ने टाई अप किया फिनटेक कंपनीज के साथ। फिनटेक कंपनियों ने क्या किया, जो बैंक के प्रोडक्ट थे उनको डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो डिजिटल प्रोडक्ट अब वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं किसके थ्रू? या तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या स्मार्टफोन के थ्रू। किसके थ्रू? स्मार्टफोन के थ्रू। तो सेम जैसे आप ब्रांच में जाके बैंकिंग सर्विस को गेन करते थे, अब वैसे ही आपको सभी सर्विस डिजिटल फॉर्म में इंटरनेट और मोबाइल फोन की सहायता से आप गेन कर सकते हैं। While retail banking services are provided to individual in the general public, corporate banking service are only provided small or large companies and corporate bodies। तो बिल्कुल आसान है। जैसा कि जब हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट किया जाता है, वहीं जब हम कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को, या अगर हम बात करें लार्ज कंपनीज को या कॉर्पोरेट बॉडीज को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो अब हम आ जाएंगे किस पर? कैरेक्टरिस्टिक्स पर। रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किन कैरेक्टर मतलब विशेषताएं अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि बैंकिंग फैसिलिटीज आर टारगेटेड एट इंडिविजुअल कस्टमर। जब भी रिटेल बैंकिंग की बात आएगी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल कस्टमर और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को जब भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रिटेल बैंकिंग। ठीक है, मीट द नीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विद वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। बहुत सारे कस्टमर हैं, हर आदमी की अलग अलग नीड है, और उन नीड के अकॉर्डिंग अगर बैंक अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मीट कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। It is focused toward the mass market segment, coveting a large population of individuals and non-individual entities। तो ये फोकस करता है मास मार्केट को, यानी भीड़ को कवर करता है, और सेगमेंट को। और यहां पे अगर हम बात करें तो कवरिंग होना चाहिए, कवरिंग। ठीक है, कवरिंग अ लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर रहा है जिसमें इंडिविजुअल्स भी आ रहे हैं और नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज। अब आप कहोगे सर ये नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज क्या होती हैं? जैसे ज्वाइंट या पार्टनरशिप अकाउंट होते हैं, वो भी मतलब नॉन इंडिविजुअल एंटिटी के अंदर काउंट किए जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट कहता है इट ऑफर्स डिफरेंट लाइबिलिटी और एसेट्स एंड अ प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट टू द वेरियस कस्टमर कैटेगरीज। तो इनके पास अलग अलग कस्टमर कैटेगरीज, जैसे कस्टमर हैं, हर एक कस्टमर की जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को कवर करता है, और ये 3 प्रकार से अपने प्रोडक्ट ऑफर करता है। पहला आपने देखा लाइबिलिटी प्रोडक्ट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, यानी हमारे जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होता है एसेट्स प्रोडक्ट। कौन से होते हैं? एसेट्स प्रोडक्ट क्या होते हैं? एसेट्स प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके थ्रू बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है? लोन। तो इन्हें हम कहेंगे लोन प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे? लोन प्रोडक्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लोन प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे आपने इसमें क्या देखा होगा? आपने होम लोन देखा होगा सभी ने, है ना। आपने एजुकेशन लोन देखा होगा, आपने ऑटो लोन देखा होगा। क्या देखा होगा दोस्तों? ऑटो लोन देखा होगा। तो ये सभी लोन एक्सेट्रा, पर्सनल लोन वगैरह। और फिर दूसरा क्या है? अदर सर्विसेज। क्या आ जाती हैं? अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में आपने देखा होगा कि आपको जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, रेमिटेंस पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, वो अदर सर्विसेज में आ जाती हैं। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। पहला, रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल कस्टमर्स को और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है। मीट द नीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो बहुत सारे कस्टमर्स उनकी नीड को टारगेट करके मीट करने की कोशिश है यहाँ पे। इट फोकस्ड टावर्ड द मास मार्केट को फोकस करता है, लार्ज पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज को भी कवर किया जाता है जहां पे ज्वाइंट अकाउंट की बात आ जाती है। फिर क्या कहता है? इट ऑफर्स डिफरेंट लाइबिलिटी एसेट्स एंड प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट्स टू द वेरियस कस्टमर कैटेगरीज। तो देखिए
कस्टमर जो भी वेरियस कैटेगरीज हैं उनको, किसी को लाइबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, किसी को एसेट्स प्रो, किसी को अदर प्रोडक्ट, तो ये तीनों प्रकार की सेवाएं अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है कौन? बैंक, रिटेल बैंकिंग में। द डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल। तो जहां से बैंक आपको, जिस माध्यम से बैंक आपको अपने प्रोडक्ट ऑफर करता है, क्या करता है? प्रोडक्ट और सर्विसेज, सर्विसेज जो ऑफर करता है, क्या करता है? ऑफर करता है। वो माध्यम क्या क्या है? एक तो फिजिकल है, फिजिकल चैनल कहलाता है, फिजिकल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिकल। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक, या वर्चुअल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या आप वर्चुअल कह सकते हैं। फिजिकल का मतलब है कि जब आप ब्रांच से जाके बैंकिंग की सर्विसेज लेते हैं, या एक्सटेंशन सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर जहां पे आपको कुल मिला के ऐसी जगह जहां पे आपको बैंक का क्या मिल जाए? स्टाफ मिल जाए, वो आपको फिजिकल चैनल है। और जहां पे आपको स्टाफ नहीं मिलता, जैसे एटीएम, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग है ना, या मोबाइल बैंकिंग, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल या इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल। और इन्हीं को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑफसाइट डिलीवरी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक ऑफसाइट डिलीवरी चैनल। ऑफसाइट का मतलब है जो ब्रांच प्रोमाइसेस से दूर हो, ठीक है, ब्रांच प्रोमाइसेस से कनेक्ट ना हो। छठवां क्या कहता है? द सर्विस आर एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस एज वेल। तो पहले इंडिविजुअल को ही टारगेट किया जाता था, लेकिन अब अगर आप देखें तो ये सर्विसेज एक्सटेंड कर दी गई हैं स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के पास तक। अब शॉर्ट में अगर हम डिस्क्राइब करें तो रिटेल बैंकिंग को, तो लाइबिलिटी, एसेट्स, कार्ड, डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट एक्सेट्रा, इट कैटर्स टू मल्टीपल कस्टमर ग्रुप इन बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल कैटेगरीज। मल्टीपल चैनल्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, चाहे वो फिजिकल चैनल हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लाइंट बेस विल बी लार्ज, यहां पे कस्टमर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। देयरफॉर रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस द कस्टमर बेस, तो यहां पे जो भी बैंक का रिस्क है वो फैला हुआ है अलग अलग कस्टमर्स के पास। जैसा कि बड़ा कस्टमर बेस है तो रिस्क भी स्प्रेड है। द कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग विद अ गुड स्कोप। चलिए, तो अगर हम बात करें कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो स्ट्रांग है और गुड स्कोप पैदा करती है, यानी कस्टमर्स का बैंक पर विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ साथ बैंक कस्टमर्स को क्रॉस सेलिंग भी कर पाता है, क्योंकि जो ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो बैंक ऑफर करता है। तो लिखा है कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रांग विद अ गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग एंड कस्टमर टेंड नॉट टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑफनली। आसानी से कस्टमर एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड, है ना। तो अब देखिए, अट्रैक्टिव और वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड होता है। अट्रैक्टिव माने जो आपको लुभा ले, वाइड का मतलब अलग अलग रेंज अवेलेबल है। इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्प्रेड का मतलब क्या होता है, यहां समझ लीजिएगा। इंटरेस्ट रेट स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि बैंक ने जो लोन दिया, जो लोन प्रोवाइड किया, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को मिला, ठीक, माइनस बैंक ने जो डिपॉजिट पर, डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे किया, जो इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, इनका जो डिफरेंस होता है उसे इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रेंस। कॉन्ट्रेंस का मतलब होता है बाधाएं, कहां कहां बैंकों को दिक्कत आती है जब रिटेल बैंकिंग की बात होती है। पहला पॉइंट, प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट। चूंकि कस्टमर बेस बहुत बड़ा है तो उनको मैनेज करना भी आसान नहीं है, तो उनको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्पेशली इफ अवेलेबल आईटी सिस्टम आर नॉट सफिशिएंटली रोबस्ट, यानी बैंक के पास जो भी आज टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, अगर वो मजबूत नहीं है तो इन सारे कस्टमर्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है रैपिड एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कैन लीड टू आईटी कॉम्प्लिकेशंस। आपने देखा चूंकि कस्टमर बेस बड़ा है तो प्रोडक्ट भी समय समय पर रैपिडली लाने पड़ते हैं, और जब रैपिडली कोई प्रोडक्ट आते हैं तो जो आईटी सिस्टम है उसको भी तो चेंज होना पड़ेगा ना, कॉम्प्लिकेशंस उसको सामना करना पड़ेगा। तीसरा, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शन टेंड टू बी रिलेटिवली हाई। अब देखो, जो बैंकों ने अपनी ब्रांच खोल रखी है कस्टमर से इंटरेक्ट होने के लिए, प्लस बैंक क्या कह रहा है, इन जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, अब लो वैल्यू, वैल्यू का मतलब मान लो 1,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं आप, 2,000 रुपए कर रहे हैं, सो लो वैल्यू जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनको मेंटेन करना क्या होता है, थोड़ी हाई कॉस्ट होती है बैंक के लिए। क्या पड़ती है?
हाई कॉस्ट पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक। फॉर दिस रीजन बैंक आर इनकरेजिंग क्लाइंट टू यूज चीपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इसीलिए बैंक क्या कहता है, ज्यादा ज्यादा ब्रांचों की तरफ नहीं जाओ, आप कहां जाओ जहां पे हमारी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, आप कहां जाओ, जैसे एटीएम चले जाओ, एटीएम से मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके आप ट्रांजेक्शन करिए, है ना। और ब्रांचेस फॉर हाई वैल्यू एडिड ट्रांजेक्शन, तो उन्होंने कहा ब्रांचेस में अगर आपको बड़ा अमाउंट है तो आप ब्रांच चले जाओ। ठीक है दोस्तों, आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम मैनेज करने में होती है किनको, लार्ज कस्टमर बेस को, और उनके लिए अगर आईटी सर्विस प्रोवाइड की जा रही तो वो रोबस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, रैपिड एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आईटी सिस्टम में भी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तीसरा, जो फिजिकल डिलीवरी चैनल जैसे बैंक ब्रांच है, या अगर हम बात करें तो जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं बैंक को हाई कॉस्ट पे करनी होती है। तो बैंक इसीलिए अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल भी ऑफर करता है, जिसमें एटीएम आ जाता है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आ जाती है, जहां से आप अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और हाँ, अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है तो आप बैंक की ब्रांच का भी मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हायर डिलिंक्वेंसीज स्पेशली इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। देखिए, क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर होता है और पर्सनल लोन भी अनसिक्योर्ड होता है, तो उसमें हायर डिलिंक्वेंसीज होती हैं। एनी लॉस इन फेथ इन अ पर्टिकुलर बैंक कैन लीड टू सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट्स रिजल्टिंग इन कोलैप्स द बैंक। तो अगर कोई भी लॉस फेथ में अगर आ गया, जैसे कि कस्टमर ने अपना पैसा किसके पास जमा कर रखा है, कस्टमर ने अपना पैसा बैंक के पास जमा कर रखा है, और कोई भी अफवाह बढ़ गई, यानी एनी लॉस इन फेथ इन पर्टिकुलर बैंक, किसी भी बैंक के ऊपर जो विश्वास है उसमें अगर कोई भी कमी आती है, तो इसका मतलब क्या है, अचानक से ओवर आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट। अब आउटफ्लो हो जाएगा रिटेल डिपॉजिट, यानी ये सब अपना पैसा मांगेंगे बैंक से, तो बैंक कहां से लाएगा, बैंक ने तो उसको लोन में दे रखा है, तो जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। और दिस इज कॉल्ड बैंक रन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रन के नाम से जानते हैं। द कंपटीशन इज वेरी फियर्स, है ना, कंपटीशन बहुत फियर्स है, और कभी कभी क्या होता है, इसके वजह से अनहेल्दी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 6 पॉइंट ऐसे थे जो रिटेल बैंकिंग में कंस्ट्रेंट है, यानी बाधा के तौर पे काम करते हैं। अब आ जाते हैं रिटेल बैंकिंग सिनेरियो इन इंडिया। तो भारत में अगर रिटेल बैंकिंग की बात करें तो 1970-1980 के समय पे भारत में सबसे पहले रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट विदेशी बैंक आए, वो लेके आए। और उन्हीं की अगर हम बात करें तो फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया सेट अ ट्रेंड एंड इन द लेट 1970 और अर्ली 80s एंड कम आउट with their consumer banking model with hybrid liabilities assets product specially targeted at personal segment। तो यहाँ पर चार्टेड बैंक और ग्रिंडलेस बैंक वर अ पायोनियर इन इंट्रोड्यूसिंग दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे उन्होंने लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए और एसेट्स प्रोडक्ट भी ऑफर किए, सॉरी, कस्टमर्स के लिए। और ये कंसेप्ट सबसे पहले लेके कौन आए, फॉरेन बैंक्स। तो भारत में जो रिटेल बैंकिंग की शुरुआत होती है, सिनेरियो दिखता है, वो किनके साथ दिखता है, फॉरेन बैंक्स के साथ। किसके साथ दिखता है, फॉरेन बैंक के साथ। अब अगर हम यहाँ पे बात करें आरबीआई डेटा ऑन रिटेल बैंकिंग, तो आरबीआई ने जो डेटा रिटेल बैंकिंग में दिया है, सबसे पहले लोन को टारगेट करते हैं, या हम टाइप ऑफ रिटेल एसेट्स की बात कर लेते हैं। रिटेल एसेट्स की जब भी बात करेंगे, सबसे पहले हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन के सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो 2019 में 12,404 बिलियन था, और अब वो बढ़ के कितना हो गया, 15,619 बिलियन। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 19.5 बिलियन था, ये कम हुआ है 11.8%, 11.8 बिलियन पे आ गया। क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,113 बिलियन से बढ़कर 1,386 बिलियन हो गया है। और ऑटो या व्हीकल लोन की बात करें तो 2019 में ये 2,697 बिलियन था, जो कि 3,295 बिलियन हो गया है। तो अलग अलग अगर आप देखोगे तो सभी में ग्रोथ ही दिख रही है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ग्रोथ नहीं दिखी है। इसी प्रकार अगर आप एटीएम्स की बात करेंगे तो ऑन साइट एटीएम, जो बैंक के ब्रांच में एटीएम लगे हुए हैं, उन्हें ऑन साइट एटीएम कहा जाता है। इनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है, पहले 1,06,259 था, अब 1,15,659 है। तो ऑफ साइट एटीएम की भी बात करें, 95,813 एटीएम थे, आज 97,970 एटीएम्स हैं। सो जो टोटल नंबर ऑफ एटीएम है उनकी संख्या में आपको ग्रोथ दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए
तो ब्रांचेस भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता, तो आप क्या बता दोगे? बैंक एटीएम ज्यादा है, ब्रांच की अपेक्षा एटीएम ज्यादा है। ठीक है दोस्तों। जब आप पेमेंट की बात करते हैं तो आरटीजीएस का यूज है ना, 2018-19 में पहला वॉल्यूम है, दूसरा वैल्यू है। तो वॉल्यूम भी बढ़ा है, अगर आप देखोगे 136 से 159 हो गया है। और अगर आप अमाउंट की बात करेंगे बिलियन में, तो अमाउंट भी आप देखिए तो अमाउंट भी बढ़ गया है, नहीं अमाउंट कम हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है बट अमाउंट कम हुआ है। ठीक है दोस्तों। एनईएफटी बढ़ा है, इसके साथ अगर आप आईएमपीएस देखेंगे इसका भी यूज बढ़ा है, क्योंकि आरटीजीएस बड़ा पैसा ट्रांसफर करने पे होता है। या अगर आप यूपीआई देखेंगे तो यूपीआई का भी ट्रेंड आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। सो ये आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया डेटा है और ये 2021-22 के ऊपर आधारित है। इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखना भी चाहिए। तो चैलेंजेस क्या क्या है रिटेल बैंकिंग में? सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करेंगे और प्राइसिंग की। सो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स रिपोर्टेड ऑन प्राइसिंग बीइंग आर्बिट्री एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इलॉजिकल। तो बहुत बार देखा गया कुछ इलॉजिकल जो प्राइस है, जो चार्ज कर दिया, जैसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करना, चेक रिटर्न हुआ तो उस पर एक चार्ज काट लेना। तो इन सब ये भी एक चैलेंजेस हैं जो सामना करना पड़ता है रिटेल बैंकिंग में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन एडुकेसी ऑफ एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर क्रूशियल इनपुट फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस की सक्सेस की अगर हम बात करेंगे तो उनके पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स, जो भी उस बिजनेस में यूज हो रहा है कंपोनेंट्स हैं। तो उन कंपोनेंट्स को या उन डेटा उन 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 इंफॉर्मेशन को क्रम से अगर आप लगाते हैं, जिसमें रेवेन्यू की बात हो जाए या प्रॉफिट के सेगमेंट की बात हो जाए, तो वो एक आसान तरीके से अवेलेबल नहीं था बैंक के पास। तो इन एडुकेसी ऑफ एमआईएस की बात करेंगे। A crucial input for success of any business is the accurate, consistent and granular information about its various component। तो किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और ग्रेनुलर होना चाहिए। ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डेटा ऑन सेगमेंटल रेवेन्यूज एंड सेगमेंटल प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल विद एनी ग्रेनुलरिटी। ठीक है दोस्तों। तो इन एडुकेट एमआईएस अंडरस्टैंडिंग ऑफ केवाईसी एएमएल, अगर कोई बैंक केवाईसी फॉलो नहीं करता है या केवाईसी को अपडेट नहीं करता है, तो आपने देखा होगा फॉरेन में भी और इंडिया में भी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उनके ऊपर क्या लगा देता है? पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। मैनेजिंग रिस्क, द रिटेल बैंकिंग बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। क्योंकि हम सब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हम रिटेल बैंकिंग बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं रिटेल बैंकिंग में। और जब लार्ज नंबर कस्टमर्स होंगे सो ओवर वरी डिलीवरी चैनल देयर बाय क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट वर्नेबिलिटीज अक्रॉस बैंक सिस्टम। So these could be in the form of inadequacy of internal guidelines or non-adherence by the staff, inadequacy in the technology system supplied by the vendors, fraudulent practices employed by customer और hackers। तो यहाँ पे बैंक के सामने रिस्क भी अलग अलग होते हैं। कैसे? कि द रिटेल बैंकिंग बिजनेस, जब भी रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बेस से हमारा सामना होता है और अलग अलग प्रकार के डिलीवरी चैनल्स भी उपलब्ध हैं। अब इनकी अगर हम बात करें तो क्रिएट अ सिग्निफिकेंट वर्नेबिलिटी अक्रॉस बैंक सिस्टम। तो यहाँ पे मतलब एक सिग्निफिकेंस अक्षमता पैदा करना, मतलब गड़बड़ी मतलब अक्षमता पैदा होती है। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन एडुकेसी ऑफ इंटरनल गाइडलाइंस। अब पर्याप्त मात्रा में अगर किसी बैंक में इंटरनल गाइडलाइन नहीं है तो, या कोई स्टाफ जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहा, या कोई टेक्नोलॉजी जो पर्याप्त नहीं है जो वेंडर्स प्रोवाइड कर रहा, या कोई फ्रॉड प्रैक्टिस होती है एम्प्लॉय के द्वारा, या हैकर्स आ जाते हैं, तो इन सब की अगर हम बात करें तो इन प्रकार के रिस्क का भी सामना बैंक को करना पड़ता है। और कंटिन्यू ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ की फाइट करना है ना, कहाँ से लेके आए कस्टमर। तो डिस्पाइट बैंक concentrate effort on the increasing the banking penetration and bringing more and more adult population under the formal financial system over the last 7-8 year, more than half of the target population remains uncovered। ठीक है दोस्तों। तो अब इनको भी जोड़ना और ग्रोथ की तरफ लेके जाना ये भी एक चैलेंज है बैंक के सामने। तो रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग सेगमेंट, रिटेल बैंकिंग का सेगमेंट है उसमें ग्रोथ क्यों दिख रही? क्योंकि राइज ऑफ यंग इंडियन प्रोफेशनल, भारत में जो यंग इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है।
और हमारा जो इकोनॉमी है वो भी एक सुपर पावर की तरफ जा रहा है। इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास पीपल, जो मिडिल क्लास पीपल उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, यानी वो पैसा कमा पा रहा है तो परचेजिंग पावर बढ़ रही है। फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, जिससे आसान हो गया बैंकों से ऋण लेना। मास मार्केट बैंकिंग हो रही है। वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस, ऑटोमेटिक ऑफ बैंकिंग प्रोसेस एक्सेट्रा, तो ऑटोमेशन भी है। तो ये सब एक रीजन है जिनकी वजह से जो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट है वो क्या हो गया, पॉपुलर हो गया है। अब सम अप को एक बार देख लेते हैं, यानी पूरा कंक्लूजन एक लाइन में। तो बैंकिंग सर्विस ऑफर्ड अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स, और इसी को कहा जाता है रिटेल बैंकिंग, यानी ऐसी बैंकिंग सर्विसेज, ऐसी बैंकिंग सर्विसेज जो किसको प्रोवाइड की जा रही है, इंडिविजुअल कस्टमर्स को। किसको, इंडिविजुअल कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेल बैंकिंग। और इंडिविजुअल की जगह पे पर्सनल बैंकिंग या कंज्यूमर बैंकिंग भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग बोथ फिजिकल और रिमोट। फिजिकल डिलीवरी मॉडल भी है और रिमोट भी है, ठीक। तो फिजिकल में मैंने क्या बताया था, बैंक ब्रांच। क्या बताया था मैंने, बैंक ब्रांच के बारे में बताया था। या क्या आता है, एक्सटेंशन सेंटर। क्या आता है, एक्सटेंशन सेंटर्स जो होते हैं उनकी बात करेंगे। और जब हम रिमोट चैनल की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग क्या आ जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगी, और मोबाइल बैंकिंग क्या आ जाएगी, मोबाइल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बताया गया, रिटेल बैंकिंग हैज मेनी एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है कि रिस्क इज लेस और क्लाइंट बेस इज लार्ज। रिटेल बैंकिंग में रिस्क कम है बट कस्टमर की संख्या ज्यादा है। दूसरा क्या कह रहा है, इनकम इन रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड आर मोर। तो इनकम ज्यादा है और स्प्रेड भी ज्यादा है। स्प्रेड का मतलब है कि जो बैंक जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है वो कम देना पड़ता है बैंक को, और बैंक जो लोन पे इंटरेस्ट लेता है वो ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे स्प्रेड ज्यादा है बैंक के लिए, ठीक है। नाउ कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग, और कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से क्रॉस सेलिंग करना आसान है। स्टेबल मॉडल विद लेस वॉलिडिटी इन बिजनेस एज क्लाइंट बेस इज वेरी लार्ज। तो एक स्टेबल मॉडल है जहां से बैंक को स्टेबिलिटी के साथ पैसा मिलता भी रहता, फंड भी मिलता रहता। हायर पोटेंशियल फॉर क्रॉस सेलिंग, तो सिंपल सी बात है, क्रॉस सेलिंग आप कर सकते हैं, है ना। चलिए अब डिसएडवांटेज में क्या आ रहा है, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ह्यूज क्लाइंट बेस है, जिसकी वजह से ज्यादा एफर्ट और मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है बैंक को। दूसरा, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग विल बी रिलेटिवली हाई, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। फिर तीसरा, डिलिंक्वेंसीज रिलेटिवली हाई इन अनसिक्योर्ड लोन या कार्ड रिसीवेबल्स, है ना, जो भी कार्ड है उस पर डिलिंक्वेंसीज ज्यादा होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहे हैं, रिटेल बैंकिंग ट्रेंड वर्थ कीपिंग एन आई ऑन फॉर 21 एंड बियॉन्ड दे आर। तो रिटेल बैंकिंग की बात अगर हम करें तो जो मतलब जो ट्रेंड देखने को मिला वो क्या है, सबसे पहली बात है रिटेल बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग की जो यूज है वो बढ़ गया है। रैपिड अडेप्शन ऑफ ब्लॉकचेन बाय रिटेल बैंकर्स, जितने भी बैंक ऐसे हैं जो रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है वो ब्लॉकचेन सिस्टम को यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रिलायबिलिटी, डेटा साइंस ऑफ इन बैंकिंग यूज किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है क्योंकि कस्टमर का पैसा है, गड़बड़ ना हो जाए। और आरबीआई भी अलग से गाइडलाइन देता है। पेमेंट इनोवेशन, आपने देखा इनोवेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे, यूपीआई आ गया, है ना, पहले आरटीजीएस एनईएफटी आया, फिर यूपीआई आ गया, आईएमपीएस आ गया, तो समय समय पर आपको इनोवेशंस भी दिख रहे हैं। राइज ऑफ बिग टेक इन बैंकिंग इंडस्ट्री, अब बैंक में टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो ये थी हमारी पहली यूनिट जिसको मैं आपके लिए लेके आया था, और इन सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल JAIIB CIIB वाला पे। जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम 29 को है और हमें उसके पहले क्वालिफाई के लिए पूरी तैयारी करनी है। सो थैंक यू वेरी मच।